Assalamu alaikum, dear students for class 10th. Today we'll be discussing a new mineral or new energy source is petroleum. As you know that we are actually discussing a topic that is energy resources, and in this topic we have discussed a subtopic. In this we have discussed coal, the most important energy resource in India or energy source in India. सी कोल में हमने क्या पढ़ा था, कोल के टाइप्स पढ़े थे हमने. कोल एज एन एनर्जी रिसोर्स हमने डिस्कस किया था. कोल की डिस्ट्रीब्यूशन हमने इंडिया में डिस्कस की थी कि किन किन जगहों पे कोल जो है इंडिया में निकलता है. किन किन कोल फील्ड्स के नाम भी हमने डिस्कस किए थे कि कौन कौन से कोल फील्ड्स हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर एनर्जी रिसोर्स, पेट्रोलियम. सी यस बोला पेट्रोलियम जो है इसको हम और एक नाम से भी जानते हैं. इट्स मिनरल ऑयल. ना फर्स्ट सी वाई मिनरल ऑयल. एक्चुअल में ये जो है इसके कैरेक्टर्स जो है ये मिनरल्स के हैं. पेट्रोलियम इज कंसिडर्ड एज ए मिनरल. तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसे कहते हैं मिनरल ऑयल. ठीक है ना. जो बड़ा पेट्रोलियम जो है इसकी फॉर्मेशन अगर देंगे ये कैसे बनता है, जैसे हमने कहा था कोल कैसे बनता है. हमने कहा था जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट लाइफ थी व्हेन इट वाज बरीड इनसाइड द अर्थ आफ्टर हीट एंड प्रेशर जो इस पे एग्जर्ट हुआ उसकी वजह से जो है आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स वहाँ पे बन जाता है कोल. सिमिलरली पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम कैसे बनता है व्हेन एनिमल लाइफ इज बरीड. fauna, when animal life is buried in oceans या लैंड पे एनिमल लाइफ जो बुरी होती है एंड आफ्टर थाउजेंड्स एंड लेक्स ऑफ ईयर्स वहाँ पे बन जाता है पेट्रोलियम. ठीक है ना. तो सेडिमेंट्री रॉक्स में ये पेट्रोलियम जो है, सेडिमेंट्री रॉक्स पोरस रॉक्स होती है और इन पोर्स में जो ये पेट्रोलियम जो है ट्रैप हुआ होता है. तो इसको फिर हम पहले सर्वे करके ये पता लगाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है. तो इसके बाद ये देखा जाता है कि इकोनॉमिकली ये फिजिबल है कि नहीं है. तो जब हम पेट्रोलियम के रिजर्व्स देखते हैं तो इनको फिर जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग. पेट्रोलियम को हम बाय द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है ना. तो जब ये पेट्रोलियम निकलता है तो फिर इसको रिफाइनरीज में सेंड करके रिफाइनरीज में ले जाके इसको जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल इसके सब प्रोडक्ट जो निकलते हैं, फिर इसमें पेट्रोल निकलता है, इसमें डीजल निकलता है, इसमें कैरोसिन निकलता है, इसमें बहुत सारे लुब्रिकेंट्स और बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं इससे. ठीक है ना. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये. सी नाउ पेट्रोलियम, जैसे मैंने कहा कि दिस ऑल्सो कॉल्ड एज मिनरल ऑयल. दिस इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स आफ्टर कोल इन इंडिया. तो कोल के बाद जो है ये नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है. तो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एनर्जी सोर्स है दैट इज कोल. मोस्ट ऑफ द एनर्जी इंडिया में जो है वो कहाँ से आती है, कोल से आती है. एंड आफ्टर कोल पेट्रोलियम जो है इट इज सेकंड मेजर, वी कैन से सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया. ठीक है ना. तो इसके अगर हम यूज देखेंगे तो इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग. ये हीटिंग के लिए इसको यूज किया जा सकता है और लाइटिंग के लिए इसको यूज किया जा सकता है. ठीक है ना. ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज है. ठीक है ना. इससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है. जैसे कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इसको कहते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. ऐसी जो पेट्रोलियम से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है दैट्स आल्सो कॉल्ड एज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है ना. कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इनसे जो एनर्जी हमें मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है जो हम ड्राइव करते से, दैट्स कॉल्ड एज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है ना. तो मैंने आपको कहा था कि जो मेजर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है दैट इज फ्रॉम दीज रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो जो लुब्रिकेंट्स जो इससे लुब्रिकेंट्स निकलते हैं दे आर यूज्ड फॉर मशीनरी में इनका यूज़ होता है. ऑल द टाइप्स ऑफ मशीनरी, जितनी भी आप मशीनरी देखते हो, मशीन्स होती है बड़ी बड़ी, इनमें लुब्रिकेंट्स का यूज़ होता है. इंजन्स में लुब्रिकेंट्स का यूज़ होता है जो हमें कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से ही मिलता है. एंड ऑल्सो इट फॉर्म्स रॉ मटीरियल फॉर अदर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज. जो बाकी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज स्पेशली, इनमें जो है ये जो पेट्रोलियम जो है इट एक्ट्स एज एन रॉ मटेरियल. ये एज अ रॉ मटेरियल इनमें यूज होता है. ठीक है ना.
अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इंडिया में कहाँ कहाँ पे जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। अगर हम इन जनरल देखेंगे रॉक्स के हिसाब से तो मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम ओकर्स इन इंडिया दे आर एसोसिएटेड विद एंटिक्लाइन्स एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टर्शियरी एज। ठीक है ना, जो टर्शियरी एज की रॉक फॉर्मेशन है, टर्शियरी एज में जो रॉक्स बने थे, ठीक है ना, इनके जो एंटिक्लाइन्स या फॉल्ट ट्रैप्स है, एंटिक्लाइन्स और सेनिक्लाइन्स आपने पढ़े होंगे किसमें, फोल्डिंग में पढ़े होंगे आपने। एंटिक्लाइन्स एंड ये एंटिक्लाइन्स होते हैं, ये सेनिक्लाइन्स होते हैं जो माउंटेन्स में होते हैं। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे थे इसकी फॉर्मेशन की, मैं बात कर रहा था इंडिया में किस फॉर्मेशन में ये बने हैं। जैसे मैंने कहा कि इंडिया में जो है दे आर मोस्टली एसेट विद एंटिक्लाइन्स एंड फॉल्ट ट्रैप्स। जो रॉक फॉर्मेशन है किस पीरियड की, टर्शियरी एज की। ठीक है ना, ये टर्शियरी एज एक्चुअल में है क्या, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है इसमें एक एज, अर्थ की एज को डिस्क्राइब किया गया है इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कि कौन कौन सी एज है, टर्शियरी एज है या बाकी बहुत सारी एज में अर्थ की जो एज है जब से अर्थ बनी है इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो पेट्रोलियम इंडिया में जो पाया जाता है ये टर्शियरी एज का जो है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जहाँ पे जिन रीजन में फोल्डिंग होती है या एंटी लाइन्स होते हैं या डोम्स होते हैं इनमें पाए जाते हैं। इनमें जो ऑयल जो है वो ट्रैप होता है क्रस्ट्स में, तो इसको फिर निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर हम ये जनरल बात हो गई, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में अगर हम ऐसे देखेंगे कि कौन कौन से रीजन्स है डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स है। मुंबई हाई, महाराष्ट्र में एक प्लेस है ये मुंबई हाई इसका नाम है। तो ये एक इंडिया यहाँ पे इंडिया के पुराने पेट्रोलियम फील्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, गुजरात, 3 स्टेट्स है, एक महाराष्ट्र में मुंबई हाई, गुजरात एंड आसाम। दे आर द मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। ये 3 स्टेट्स में मुंबई हाई, गुजरात एंड आसाम। आई सेड दैट दीज आर द 3 मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। अगर हम इनमें भी देखेंगे कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इन स्टेट्स में, तो जैसे मुंबई हाई है, ये मैंने महाराष्ट्र में कहा, महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड्स है ये। अगर हम बात करेंगे गुजरात की, गुजरात में एक प्लेस है, इट इज़ जहाँ पे ये कोल फील्ड, सॉरी पेट्रोलियम फील्ड्स है, इट्स अंकलेश्वर। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है यहाँ पे गुजरात में, सबसे इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड है गुजरात में। ठीक है ना, और आसाम में जो है इट दिग्बोई, जहाँ पे जो सबसे पुरानी को पेट्रोलियम फील्ड है दिग्बोई। ठीक है ना, ये आसाम में पाई जाती है। ठीक है ना, एंड आसाम में और एक प्लेस है, यह है नाहरकटिया। ठीक है ना, दीज 2 प्लेसेस दिग्बोई एंड नाहरकटिया, दे आर इंपॉर्टेंट इन आसाम। ठीक है ना, तो महाराष्ट्र में कौन सी प्लेस है, मुंबई हाई। अंकलेश्वर कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है ना, दिग्बोई एंड नाहरकटिया, दे आर इंपॉर्टेंट फील्ड्स इन आसाम। ये आसाम में है ये फील्ड्स। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पे हमारा हो गया खत्म पेट्रोलियम। तो आज हम और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, सब टॉपिक, वो है नेचुरल गैस। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स। ठीक है ना, देखो बेटा इट इज एन इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स। नेचुरल गैस जो है इट्स अ क्लीन एनर्जी रिसोर्स। इससे जो पोल्यूशन है बहुत कम होती है, वेरी लेस पोल्यूशन। तो ये क्लीन एनर्जी रिसोर्स है एज कंपेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है। ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट, सबसे जो मेजर कॉज हम देखेंगे वो है कोल और पेट्रोलियम, जो हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्ट में, जहाँ जब इनका यूज़ होता है तो इनसे जो है पॉइजनस गैस निकलते हैं, टॉक्सिक गैस निकलते हैं। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस स्पेशली, जिनसे हमारा ग्लोब जो है वो वार्म हो रहा है। ठीक है ना, वो निकलते हैं। बट एज कम्पेयर टू दोज टू एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल गैस इट्स इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है ना, इससे पोल्यूशन जो बहुत कम होती है। ठीक है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है, इट्स फाउंड इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, जहाँ से हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जहाँ से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वहाँ से ये भी हमें मिल जाता है। इट बीइंग लाइटर, ये लाइटर होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम। तो ये जब हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये भी ऊपर जा जाता है, तो इसको हम फिर एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं।
तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि इट विल बी ऑलवेज एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम। नो, जो इसके जो वेल्स होते हैं नेचुरल गैस के, वो अलग से भी हो सकते हैं, विदाउट पेट्रोलियम भी हो सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या कहा, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स। ये क्लीन एनर्जी रिसोर्स है एंड इट इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ ही पाया जाता है और विदाउट पेट्रोलियम भी पाया जाता है। सॉरी, यस, अगर इसका हम यूज़ देखेंगे तो जितने जो बाकी के यूज़ हैं, यूज़ तो इनके ऑलमोस्ट सेम ही है। इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सोर्स ऑफ एनर्जी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। घरों में हम इसको फॉर कुकिंग एंड हीटिंग पर्पज़ यूज़ करते हैं। इसको कुकिंग एंड हीटिंग पर्पज़ घरों में इसका यूज़ होता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाती है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने पहले ही मैंशन किया, ठीक है ना। एंड एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज़ में इन पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, इनमें एज रॉ मटेरियल जो है नेचुरल गैस यूज होता है। यस, इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये क्लीन एनर्जी सोर्स है, तो इसे इट्स एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है ना। एनवायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज ऑफ द लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत ही कम निकलता है, जैसे अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी जो हमने पढ़े कोल और पेट्रोलियम, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर प्लूटिंग गैस। इस टाइम जो सबसे ज़्यादा प्लूटिंग गैस है, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो बाकी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई सेड दैट इट्स एन एनवायरमेंट फ्रेंडली। व्हाई इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है वो बहुत ही कम है, लेस है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करेंगे हम, ठीक है ना। तो लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस दे हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेल्ट, ठीक है। तो मोस्टली देयर पेट्रोलियम फील्ड दे आर एसोसिएटेड विद सीज एंड ओशंस, नॉट ऑलवेज बट आई सेड मोस्टली। सीज एंड ओशंस की जो कोस्टल एरियाज है इनमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो कृष्णा गोदावरी बेसन जो है, मीन्स कृष्णा और गोदावरी का जो बेसन है, तो वहाँ पे लार्ज फील्ड जो इसके डिस्कवर किए गए हैं। तो एक्सट्रैक्शन इंडिया में कम होती है अभी इसकी, बट मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो इंडिया में जो फील्ड्स है कहाँ पे पाई गई है, गोदावरी और कृष्णा का जो कृष्णा और गोदावरी के जो बेसन है वहाँ पे पाई गई है, ठीक है ना। ये ईस्ट कोस्ट की बात हम कर रहे थे। अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात कर रहे हैं तो रिजर्व्स ऑफ मुंबई हाई, जो मुंबई है जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है, वहाँ पे रिजर्व जो है इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड जो एलाइड फील्ड्स है दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो और एक जगह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जैसे कि आपको पता ही है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है बंगाल में, ठीक है ना। दे ऑल्सो हैव इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे भी जो इम्पॉर्टेंट लार्ज रिजर्व नेचुरल गैस के है वो पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे हमने आज दो टॉपिक्स डिस्कस किए, सब टॉपिक्स। वन इज़ पेट्रोलियम में हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम होता क्या है, इसके यूजेस और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा हमने पढ़ा नेचुरल गैस, ठीक है ना, नेचुरल गैस की यूजेस और डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और एक एनर्जी रिसोर्स। थैंक यू वेरी मच।